metal deficient defect. So when the number of cations is less than the number of anions, है ना, but the charge is balanced. मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो बैलेंस होते हैं। ये सर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कैटाइन का नंबर कम है एनाइन से और चार्ज भी बैलेंस है? पर एक एग्जांपल, ठीक है। सो we'll say that when the cation with lower charge, na, I'm looking on the cation with the lower charge, cation with lower charge is replaced by cation with the higher charge, is replaced by the cation with the higher charge, by cations with higher charge, ठीक है। हायर चार्ज तो वो रिप्लेस करेंगे तो ऐसा होता है। तो अपन एक बार देख लेते हैं मतलब कैसे, क्या बताना चाह रहे हो आपसे। देख, अगर मेरे पास सपोज अपने पास एग्जांपल गिवन है FeO, मान लो ये मेरे पास 100 है, ये भी मेरे पास 100 है, दोनों ही 100 है। अब इस पे +2 चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है, तो इस पे चार्ज हो जाएगा -200 और इस पे चार्ज हो जाएगा +200। तो चार्ज तो बैलेंस हो गया भाई, इस पे +200 होगा और इस पे -200 होगा। अब अपन क्या कहेंगे, मान लेते हैं कि इधर जो 100 थे ना, ये इनमें से अपन क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं अपन। तो इधर -3 Fe+2 मतलब आप रिमूव कर दो क्या 3 Fe+2, तो आपने कितना चार्ज रिमूव किया, तो 3 to 6 पॉजिटिव चार्ज आपने रिमूव किया। ऐड 2 Fe+3, तो आपने ऐड कितना चार्ज कर दिया, +3 ऐड कर दिया आपने। लेकिन आपने रिमूव तो +3 कितने किए थे, +2 कितने रिमूव किए थे, 3, और ऐड कर दिया ये 2 + 3। तो सर आपने 3 एटम को रिमूव किया था और ऐड तो आपने 2 ही किए, तो एक एटम तो कम हो गया। हाँ, लेकिन चार्ज तो बैलेंस है ना। तो अपन यही तो कह रहे हैं कि भाई चार्ज बैलेंस होता है, लेकिन नंबर ऑफ, अब यहां पर क्या हो जाएगा, 3 आपने रिमूव किए और ऐड आपने 2 किए, तो फिर इधर क्या हो जाएगा, जो Fe+2 और O-2 को 100 होना चाहिए था, ये तो उतना ही है, लेकिन इसमें 2 निकाल के, मतलब अपने 3 निकाले और 2 ऐड किए, तो ये तो 99 हो गया। वो क्यों, क्योंकि एक Fe3+ भी आ गया ना, फिर तो इसमें आपने 3 रिमूव किए यहाँ से, जो 100 था ना आपके पास, ये जो अपने पास 100 था, तो 100 में से आपने -2 कर दिए थे और -3 किए थे और +2 कर दिया था आपने। लेकिन ये -3 कौन से वाले थे, Fe+2, और ऐड कौन से वाले किए आपने, Fe+3 वाले। तो बचे कितने Fe कितने बचे होंगे, तो अपन कहेंगे अगर आप चार्ज को हटा दो तो अपन को साफ साफ पता है कि देखो सर ये चार्ज नहीं लिखते हैं अपन, तो अपन को पता है कि यहाँ दोनों का चार्ज बैलेंस्ड है, लेकिन नंबर ऑफ आयरन इज डिफरेंट, मतलब नंबर ऑफ 100 नहीं है दोनों का। इस टाइप को अपन कहते हैं कि मेटल कम हो गया। अब Fe अपने पास 99 और ऑक्सीजन अपने पास 100 होगा, तो आपका कैटाइन डेफिशिएंट हो गया ना, कम हो गया ना एनाइन से, लेकिन चार्ज तो बैलेंस रहेगा ना। दिस इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंट। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, ये मतलब आप इसमें एग्जांपल कैसे मिलेंगे तुमको, क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। तो एक्चुअली जरूरी नहीं कि Fe जो है, एज वी कैन राइट दैट कि भाई Fe जो है वो 0.92 से लेके 0.96 तक कुछ भी हो सकता है, तो अपन उसको x बोल देते हैं यहाँ पे।
है, x लिख लेते हैं, इधर x हो जाएगा, ni x हो जाएगा, Cu2YO लिख लेते हैं, या सल्फाइड भी हो सकते हैं, ऑक्साइड ही नहीं हमेशा होगा, सल्फाइड भी हो सकते हैं, और उनको अपन ऐसे लिख लेते हैं, जैसे कॉपर है तो 1.92 S लिख देता हूँ लाइक दिस, तो ऐसे अपन बता सकते हैं। तो अपन कहेंगे सर ये जो x वगैरह आपने लिखे हुए है क्या, तो x का जो वैल्यू होता है ना जनरली जो मेटल्स में होता है, तो वेयर x इज, अपन ऐसे कर देते हैं एक्सेट्रा, वेयर x इज बिटवीन 0.92 to 0.98, 92 to 0.98 ऐसा हो जाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे आप ये बताओ, कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछेंगे हमसे वो बता दो आप, ठीक है। तो अगर अपन क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चन लिख के देखते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Fe+2 and Fe+3, ठीक है, Fe+2 and Fe+3 in a given oxide, और मुझे ऑक्साइड ऐसे दे रखा है Fe 0.96 ऐसे। तो ये 96 कैसे हो गया भाई, ये तो 1:1 होना चाहिए था, ऐसे ये 1:1 होना चाहिए, तो 96 कैसे हो गया, तो अपन कहेंगे कि आपने ना कुछ Fe2+ को Fe3+ से रिप्लेस कर लिया, तो अपन कहेंगे ऐसे बोल देंगे आंसर के लिए, लेट x moles of Fe+3 is present and 0.96 minus x moles of Fe। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का अपने पास क्या तरीका होगा, अपन कहेंगे देखो हम तो इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि जितना नेगेटिव चार्ज टोटल है उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा, सो वी नो दैट, क्योंकि चार्ज तो न्यूट्रल रहता है ना, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये तो इक्वल होंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है इससे कितना चार्ज आएगा, इससे कितना चार्ज आएगा, और टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए, क्योंकि ये -2 है ऑक्सीजन, तो इससे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, जितना ऑक्सीजन से -2 तो इससे +2। तो अपन क्या करते हैं, देयरफॉर आई कैन राइट दैट x moles +3 चार्ज देते हैं, और 0.96 माइनस x moles ऑफ Fe2+ 2 चार्ज देंगे, और टोटल चार्ज कितना होना चाहिए 2। सिंस ये न्यूट्रल था अपन ऐसे बोल सकते हैं, न्यूट्रल है तो अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई आप लिख दो सर क्या फर्क पड़ेगा, न्यूट्रल तो है ही, न्यूट्रल का मतलब है इसी तरफ लिख लो -2 = 0, क्योंकि इससे कितना चार्ज हो जाएगा x और Fe3+ और +2 से, और इससे -3x + 2 into this, no? So I got 2 every 1 18 190, so 1.90 minus 2x is equal to 2. So I got x is equal to 2 minus this, so that will be 0.0. ये x आ गया, तो अपन कहेंगे ठीक है देयरफॉर परसेंटेज ऑफ Fe+3 कितना हो जाएगा 0.08 डिवाइडेड बाय 1/92, टोटल 1.92 था, कितना था 0.96 था, सॉरी 0.96 था है ना, टोटल Fe कितना था 0.96, उसमें Fe3+ कितना है 0.08 मल्टीप्लाई है ना, ठीक है। तो इसमें कितना आ रहा है 100 कैंसिल कर दो तो 8/96 आ गया, so 8 1 जा 8 12 जा into 100, so 100/12 आ गया, 11% ऑलमोस्ट 9% के आसपास, 8.5% ना, बता दो 8.5%, दैट इज द आंसर।
तो Fe2 प्लस कितना हो गया, Fe3 प्लस कितना हो गया, वो अपने पास चलेगा। देखना अपने पास FeO है। अब इसमें कुछ Fe, ये जो है इधर है ना, होना चाहिए FeO। अगर पूरा का पूरा +2 होता तो अपन कहते हैं 100% Fe2 प्लस है, क्योंकि ये 100% माइनस चार्ज, 100% नेगेटिव चार्ज, ये 1:1 का रेशियो हो गया। अभी आपने रेशियो चेंज कर दिया और सॉलिड न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल होने का मतलब क्या, इसमें कुछ Fe2 प्लस हटा के आपने Fe3 प्लस डाल दिए होंगे और कुछ Fe2 प्लस रहा होगा। तो इन दोनों का चार्ज मिला के टोटल जो है ना, वो 2 पॉजिटिव के बराबर होगा, क्योंकि ये -2 है तो ये +2 होना चाहिए। तो टोटल +2 में, क्योंकि नंबर चेंज हो गया ना इसका, अभी ये 1 थोड़ी है, 1 होता अगर ये 0.961 होता तो अपन कहते फिर उस केस में, अगर ये 1 होता तो अपन कहते पूरा का पूरा +2 है ना, एक +2 है और एक पूरा का पूरा +2 होता। लेकिन आपने कहा कि कुछ +2 हटा के आपने +3 डाल दिया, तो चार्ज बैलेंस है लेकिन नंबर अलग है। तो अपन ने कहा ठीक है भाई, इसको x ले लो, तो ये 0.96 - x हो जाएगा। तो अपन ने कहा अब जितने, अब ये मोल्स है ना, तो x मोल्स Fe3 प्लस है और 0.96 - x मोल्स Fe+2 है। लेकिन दोनों का चार्ज जो सम होगा मिला के, वो तो +2 के बराबर होगा ना, क्योंकि सॉलिड तो न्यूट्रल है। तो इसका जो भी रखो आप, कितना भी Fe3 प्लस Fe2 प्लस जो भी करो आप, चार्ज न्यूट्रल होगा ना। तो ठीक है, अपन ने कहा भाई दोनों x मोल्स से +3 चार्ज आ रहा है और इतने मोल्स से 0.96 - x मोल्स से +2 चार्ज आ रहा है, और टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 2। तो नेक्स्ट कैलकुलेट किया कि भाई आपने कितना Fe3 प्लस इसमें मिक्स किया FeO में, सो दैट कि वो 0.96 हो गए, तो वो बनने का, दैट इज योर कांसेप्ट। तो अपन ने वही तो लिखा यहाँ पर, देखो the cation with the lower charge is replaced by the cation with the higher charge, that is what, ठीक है। तो अपन को समझ में आ गया। अब एक अगर समझ में आ गया तो भाई देखो, फिर एक काम करते हैं ना, एक क्वेश्चन तुम लोग बना के दिखाओ। अगर मतलब तुम लोग बना के दिखाए, इसका मतलब समझ में आ गया, नहीं बनाया तो उसका मतलब अभी एक और समझाओ भाई। तो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हें, चलो भाई, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कॉपर +2 प्रेजेंट इन द cuprate, that is कॉपर ग्लास होता है Cu2S, Cu 1.92। अब होना चाहिए था क्या, Cu2S, लेकिन कुछ कॉपर +2 इसमें आ गए होंगे। अब कुछ कॉपर +2 आ गए, ये होना तो चाहिए था +1, लेकिन कुछ आपने यहाँ पर बाहर से क्या ऐड कर दिए, कॉपर +2, तो इसका नंबर कम होता जाएगा, क्योंकि चार्ज तो बैलेंस रहेगा ना। तो आप कैलकुलेट करके दिखाओ कितना परसेंटेज है, तो भी कर लेंगे भाई, आपको समझ में आ गया तो फिर अपन आगे बढ़े।
हो गया। ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आ गया। एक्स का वैल्यू ना, ये आ जाएगा। किसी का डाउट है तो बोलो, अगर किसी को डाउट है तो आप बता सकते हैं। सबको समझ में आया? तो ऐसे अपन मेटल डेफिशिएंट बना सकते हैं। सबको समझ में आया? तो अपन दूसरा देख लेते हैं। अब दूसरा अपन क्या करते हैं मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट के लिए? दूसरा मेथड दैट इज बाय डोपिंग। ठीक है ना, चलो डोपिंग को देखते हैं कैसे करते हैं ना। सो व्हेन the salt with lower charge are doped with salt of higher charges, तो अपन देखते हैं कैसे करते हैं। अपन मान लेते हैं एग्जाम्पल, डोपिंग ऑफ SrCl2 in NaCl, राइट, CdCl2 in AgCl। मतलब मोस्टली यही पूछे जाते हैं, ये दोनों अपन से पूछे जाएंगे मोस्टली। एग्जाम्पल अपन वही लेंगे जो अपन से पूछेंगे। चल देखते हैं, अपन NaCl की बात करेंगे तो अपन कहेंगे देखो सर Na में तो एक सोडियम से 6 क्लोराइड आयन होते हैं सराउंडिंग, तो ठीक है पॉजिटिव चार्ज लिखोगे आप Na पॉजिटिव इस टाइप से लिख देते हैं, Cl माइनस Na पॉजिटिव, Cl माइनस Na पॉजिटिव इस टाइप से अपन लिखेंगे। फिर Na पॉजिटिव Cl माइनस, Na पॉजिटिव Cl माइनस ऐसे अपन लिखेंगे। और इसमें अब अपन ऐड करते हैं SrCl। SR पे +2 चार्ज है, Cl पे -1 चार्ज होता है, ये अपन को पता है। अब जब अपन इसकी डोपिंग करेंगे तो अपन क्या करेंगे कि भाई अगर ऐसा, बिकॉज जो भी सॉलिड आप बनाओगे ना उन सभी सॉलिड्स में चार्ज हमेशा बैलेंस होता है, तो अपन कहेंगे सर फिर तो मुझे अगर एक SR को डोप करना है तो मुझे 2 सोडियम को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 2 पॉजिटिव चार्ज हटाऊंगा तभी मैं 2 SR पॉजिटिव को, SR2 पॉजिटिव को ऐड कर पाऊंगा, और मैं 2 Cl को हटाऊंगा, किसी भी 2 Cl को हटा दो, कोई तो कहीं से भी किसी भी 2 Cl को हटा दो। तो अपन कहेंगे देखो सर Cl के बदले Cl तो आ जाएगा, लेकिन सोडियम जो आप 2 हटा रहे हो उनमें से एक ही जगह SR आ सकता है, आप डिवाइड नहीं कर सकते SR को।
तो एक जगह तो खाली रह जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो सर फिर इसमें ऐसे हो जाएगा, आपने कहा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और अपन कहेंगे Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फिर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो अपन कहेंगे देखो सर यहाँ पर आपने जो ये बनाए थे ये वाले पार्ट, ये जो पार्ट थे अपने पास ऐसे, ये जो पार्ट आपने बनाए थे, अब इन पार्ट में इधर जो Cl है ये तो इधर वापस आ जाएगा, है ना। तो माइनस करना है अपन को ट्वाइस ऑफ NaCl और ऐड करना है अपन को SrCl। तो अपन क्या करने वाले हैं, दो NaCl क्यों माइनस किया, क्योंकि इसमें +1 चार्ज था और इसमें -1 था। तो जब आप SrCl2 ऐड करोगे तो Cl तो वापस आ गया, Cl तो वापस आ गया, लेकिन Sr आप इन दोनों में से किसी एक में ही रख सकते हो। तो फिर ये क्या जनरेट हो जाएगा, होल्स, एम्प्टी स्पेस। तो डोपिंग से क्या होता है, होल्स जनरेट होता है। अगर होल्स जनरेट होंगे ना तो ये खाली जगह बनती है, और खाली जगह बनेगी तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। क्योंकि खाली जगह होगी तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो सॉलिड्स में क्या होता है, जैसे अब NaCl तो नमक तो नहीं करता कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अगर उसको SrCl2 से डोप कर दिया जाए तो वो सेमीकंडक्टर बन जाता है। सेमीकंडक्टर ऐसे तो बनाते हैं डोप करके। तो यहां पर क्या हो गया, एक कैटाइन डेफिशिएंट हो गया। सो दिस सॉलिड हैज a one cation deficient due to missing of cation. So it is called metal deficient. तो बाय डोपिंग भी अपन ऐसे कर सकते हैं। तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, अगर मान लो ये एग्जांपल वन ले लेता हूं, ठीक है, तो मुझसे क्या पूछेंगे, वो अपन से पूछेंगे कि बताओ भाई कितना % होल्स बनेगा, वो तो मैं इसको देख के बता दूं। भाई Sr2 पॉजिटिव है तो एक Sr के लिए 2 Na हटाओ गया, तो एक Na की जगह तो Sr आ जाएगा, लेकिन दूसरा तो खाली रहेगा, मतलब 50% होल्स जनरेट होंगे। तो अगर मान लो मेरे पास ऐसे है, इफ NaCl is doped with AlCl, देन तो अपन कहेंगे फिर भाई एक एल्यूमिनियम को ऐड करने के लिए, डोप करने के लिए मुझे 3 Cl हटाने पड़ेंगे। तो फिर वैकेंसी या होल्स कितने जनरेट होंगे, तो होल जनरेटेड विल बी, है ना। तो अपन कहेंगे जनरेटेड विल बी 2/3 ऑफ एल्यूमिनियम एडेड। क्योंकि आप एक एल्यूमिनियम के लिए 3 सोडियम हटाने वाले, लेकिन 2 खाली जगह रह जाएगी ना, एक ही जगह तो 1/3 ही तो आप फिल कर पाओगे एल्यूमिनियम से। तो लाइक दैट अपन से क्वेश्चन पूछे चार्ट, व्हाट इज डोपिंग इन द मेटल डेफिशिएंट, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये मेटल डेफिशिएंट, जिसमें मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट मतलब कैटायन का नंबर कम है और एनायन का नंबर ज्यादा है। डोपिंग में तो अपन इजीली बता सकते हैं कैसे डोपिंग क्या होगा। तो देख के बता दूंगा कि कितना % ऑफ आयंस, कितना % होल्स जनरेट हो जाएगा। ये तो 66% हो जाएगा या 50% होल्स। अब जैसे मेटल डेफिशिएंट मतलब कैटायन का नंबर कम करने वाले डिफेक्ट होते हैं, तो कैटायन का नंबर बढ़ाने वाले भी डिफेक्ट होते हैं, उसको कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अभी मेटल एक्सेस डिफेक्ट पे अपन कहेंगे ठीक है भाई मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब हो गया व्हेन नंबर ऑफ कैटायन या कैटायनिक चार्ज इज ग्रेटर देन एनायनिक चार्ज, सो नंबर ऑफ कैटायंस
greater than number of elements. But the charge is balanced. Is balanced. तो अब अपन एग्जाम्पल लिख लेते हैं. When the solids like NaCl is heated with sodium atom. पहले एक बार कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद अपन देख लेंगे भाई क्या करने वाले हैं. मैं क्या करूंगा कि मेरे पास NaCl है सॉलिड, और इसको सोडियम सॉलिड के साथ हीट कर दूंगा. इसके साथ हीट करूंगा. हीट करूंगा तो व्हाट विल हैपन, यहाँ एक्स्ट्रा कैटाइन बचेगा. एक एक्स्ट्रा कैटाइन बचेगा और एक NaCl, जितना भी सोडियम आपने ऐड किया, सपोज ये X ऐड किया तो अपन को X NaCl मिल जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन. तो अपन कहेंगे सर ये बात समझ में नहीं आई आपने क्या किया. तो ठीक है, फिर अपन फिर वही बना लेते हैं, क्योंकि वो डायग्राम थोड़ा सा बना लो तो उसमें समझ में आता है साफ साफ कि अच्छा आप क्या बता रहे हो. तो जैसे अपने पास पता है अपन को Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. अगर आप इसको सोडियम सॉलिड के साथ हीट करते हो तो ये सोडियम क्या करेगा ना, किसी एक Cl को ले जाएगा. अब ये तो सोडियम था 281, इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है सोडियम को, है सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है क्लोराइड के लिए. तो जो अपन इसको हीट करेंगे ना, तो इससे ये वाला Cl सपोज कर लेते हैं इसके साथ निकल गया, तो यहाँ जो बनेगा ना अपने पास वो ऐसे बनेगा. तो कहेंगे यहाँ जो बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl, Na पॉजिटिव, फिर अपन Na पॉजिटिव लिख लेते हैं, और उसके बाद Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl. तो यहाँ पर प्लस जो आपने ये ऐड किया था वो NaCl भी बन जाएगा, और प्लस क्या होगा कि उसमें जो इधर इधर जो Cl था, अब Cl तो चला गया इसके साथ, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रहेगा. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेगा भाई, सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन दिया होगा इसको, तो अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा ना उसको, तो ये इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के वापस चला जाएगा. तो अपन ने वो इलेक्ट्रॉन लिखा. ये जो खाली जगह बनेगी ना सोडियम के, उसके जाने से, Cl के जाने से, Cl के जाने से जो खाली जगह बनेगी वहां ऑड इलेक्ट्रॉन्स होता है. और ये एक तरीके से फिर वही हो गया भाई, होल्स जनरेट हो गए. लेकिन यहां पर इस होल्स को बोलते हैं है ना, इस होल्स को बोलते हैं अपन ये लगाया क्या, कोई था क्या, ये अपना बच्चा तो शायद नहीं करेगा ये. हाँ नहीं, ठीक है. इसलिए अब समझ में आया ना मैं क्यों चेंज करता हूँ बार बार. मतलब ये जो अपन करते हैं ना चेंज, तो ये अपन इसलिए चेंज करते हैं कि मतलब
भाई क्या ना, एकदम से भाग जाते हैं ना वो, नहीं तो जो वो सुनाता हो ना वो सुन भी ना पाए। लड़के होते हैं ना, वो सोचते हैं कि मतलब हम बहुत होशियार हैं। और ऐसे गुस्सा आता ना मुझे कि मतलब जिस दिन मिल जाए ना, ठोक देंगे अच्छे से। मतलब अब क्या करें, भाग जाते हैं, बात भी नहीं कर सकते ना वो तो उनसे। बात भी कर ले वो तो, वो जो सोच रहे हैं कि वो मतलब ये सब करके बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हैं ना, कि तो पता भी नहीं कि हम कितनी शैतानी करते थे, लेकिन हमने कभी ये सब नहीं किया। शैतानी करो, वो अच्छी शैतानी करो, मतलब शैतानियां तो बहुत होती हैं, लेकिन ये अब उनके माँ बाप ने यही सिखाया, उनको अपन क्या कर सकते हैं। उनसे उनके पेरेंट्स का मतलब पेरेंट्स के बारे में पता चलता है, उनके पेरेंट्स क्या होते हैं, है ना। वो पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं उनके, जो बच्चे ऐसे करते हैं ना कि जिनको मतलब क्लास में आके जहाँ लड़के लड़कियां सब होते हैं, वो लोग समझ जाते हैं कि वो कौन होंगे और कैसे होंगे, उनके पेरेंट्स कैसे होंगे उनका नहीं, वो पता चल जाता है, कैरेक्टर पता चलता है उनके पेरेंट्स का। चलो ठीक है भाई, मतलब उनके पेरेंट ने यही सिखाया उसको, जिधर मिल जाए ना तो मतलब मिले तो पेरेंट को भी सुधार। हम्म। तो ऐसे लोग मिल जाए तो बिल्कुल जूतों से सुधार दें उनको। तो शायद गलत सोच रहे हैं कि मतलब एक बार पिछली बार भी ऐसे हुआ था, वो तो सुन के ही फिर उसके बाद जिंदगी में वो मुंह नहीं दिखाएगा, आके लिख देना, आके ऐसे कर देना। चलो ठीक है, अपन तो क्या, अपन को पढ़ने से मतलब है इन सब चीजों में, इसलिए मैं ना वो आईडी चेंज करता हूँ बार बार। ये पागल लोग जो होते हैं ना, जिनको खुद भी जिंदगी में कुछ नहीं करना, इनके माँ बाप ने भी कुछ नहीं सिखाया होगा इनको, ऐसे ही मतलब अब तुम लोग बच्चे हो, तुम उनसे क्या बोले। तो उनके माँ बाप होते तो मैं बताता हूँ उनको, उनसे बोलता गलत सोच रहा है। वो सोच रहा है सर इसलिए पढ़ाते हैं कि सर को पढ़ाना है, नौकरी चलेगी सर की। हाँ, सर तो सिर्फ शौक के लिए पढ़ाते हैं, इसलिए नहीं पढ़ाते कि हमें कोई जॉब की जरूरत है। गलत सोचता है वो, इसलिए मतलब सुनाता भी अच्छे हो, मैं नहीं पढ़ाना, मैं कल से छोड़ दूंगा, नहीं पढ़ाना मुझे, लेकिन मैं उसको धो दूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गलत है ना, मतलब लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, लड़कियां हैं तो जहाँ लड़कियां हो वहाँ ऑब्वियस सी बात है आपको संभल के रहना चाहिए। अच्छी बात है, करो, ठीक है। चलो, अपना तो नहीं होगा, होगा जो भी होगा, बट दिया तो किसी ने होगा ना उसको, है ना। चलो ठीक है, वो भी बेचारा आया था किसी नाम से, भाग गया जल्दी से। चलो हम करते हैं बेटा, अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं मतलब परेशान हूँ सिलेबस को लेके, अपना सिलेबस खत्म हो जाए तो मजा आ जाए। अच्छा ठीक है, अपन ना जैसे बात कर रहे थे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, हाँ अब होल्स जनरेट होंगे ना, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन वहां से एनाइन चला गया, इलेक्ट्रॉन तो वहीं देके जाएगा ना। तो अब जैसे लास्ट टाइम अपन बोल रहे थे ना कि सर यहाँ तो खाली जगह बन गई ना, कैटायन गया, और इसके इलेक्ट्रॉन तो सीएल के साथ है, तो इसमें और उसमें डिफरेंस है। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं था इसमें, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन है इसमें। और अगर वहां इलेक्ट्रॉन होगा, ऑब्वियस सी बात है अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, तो अपन इसको ना वीकेंड मतलब ऐसे बोलेंगे, कंटेनिंग होल्स कंटेनिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, इसको अपन नाम दे देते हैं एफ सेंटर बोलते हैं। वैसे एफ का फुल फॉर्म अपन से कभी नहीं पूछा, क्योंकि एफ का मतलब यहाँ होता है फार बेंजन सेंटर, ये होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें इसको कभी पूछेंगे तो है नहीं, लेकिन एफ सेंटर्स बोलते हैं। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक भी होगा, और पैरामैग्नेटिक होगा तो कलर भी होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन।
these are colored, paramagnetic, और कंडक्शन भी होगा, मतलब उसमें सारी प्रॉपर्टीज आ जाएगी, कलर्ड भी हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर्स। तो अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो देख भाई LiCl ना तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन था ना इसमें था, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एक्सेट्रा, पूछेंगे इतने ही ड्यू टू एफ सेंटर, इनमें एफ सेंटर्स होते हैं। तो इसमें तो अपन ने देख लिया भाई, जैसे इसमें हुआ वैसे LaCl इसमें ना, तो ये पिंक होता है, ये येलो होता है, ये वायलेट होता है, ठीक है ना, ये वायलेट होता है, ये वायलेट होता है, ये जिंक ऑक्साइड है, तो ऑब्वियसली बात है जिंक ऑक्साइड वैसे तो वाइट होता है, लेकिन ऑन हीटिंग विद राइट ना इट बिकम्स येलो, रहेगा जिंक ऑक्साइड, ये येलो ड्यू टू लॉस ऑफ जिंक आयन बन जाएगा, प्लस हाफ O2 लॉस्ट हो जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें वैसे तो ये येलो होता है, लेकिन हीट करने से ये ना रेड हो जाता है, PP, तो ये रेड होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द एफ सेंटर्स। तो एफ सेंटर्स में यही एग्जांपल होंगे जो हमसे पूछेंगे और अपन बताएंगे कि दिस इज द एग्जांपल, ठीक है, तो दैट इज द एग्जांपल फॉर द एफ सेंटर्स। अब अपन आगे बढ़ लेते हैं। तो एक तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट अपन ऐसे बता सकते हैं एफ सेंटर्स से, ठीक है, और मेटल एक्सिस डिफेक्ट मेरे ख्याल से अपन यही बता पाएंगे कि भाई व्हाट इज मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ये एफ सेंटर्स की वजह से। नेक्स्ट वी कैन राइट दैट, अब अपन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो अपन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ना, एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। So electrical properties and magnetic properties, चलो electrical properties and magnetic properties. So अपन पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या होगा ना, जितना मैं बताऊंगा बस उसी से ही अपन को पढ़ना है। सो अपन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे ऑफ सॉलिड्स। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में क्या होगा, दे आर इन 27 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, रेंज, और रेंज होगा 10 की पावर -27, वो इसलिए लिखा टू 10 की पावर 7। अब यूनिट जो यूज होगा वो तो अपन को पता है भाई, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में पर ओम पर मीटर ले लेते हैं, क्योंकि यूनिट हमेशा एमकेएस यूनिट पूछेंगे अपन से। जो वैल्यूज लिखा मैंने उस वैल्यूज से भी आ सकता है क्वेश्चन आंसर, मतलब क्वेश्चन आपको, इसलिए आपको सारे वैल्यूज भी आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या अपन कहेंगे सर, कंडक्टर हो सकते हैं, इंसुलेटर्स हो सकते हैं, और सेमीकंडक्टर, ये 3 टाइप की प्रॉपर्टीज। अब जैसे केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने पढ़ा था कि भाई व्हाट इज कंडक्शन, व्हाट इज राइट ना, कंडक्टर और इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स मतलब जिसमें एक वैलेंस बैंड होगा और कंडक्शन बैंड होगा, तो अपन ऐसे कर लेते हैं। तो अपन कहेंगे इसमें ना एक कंडक्शन बैंड होगा, तो बना देते हैं थोड़ा, ये कंडक्शन बैंड होगा, और इसमें अपन एक वैलेंस बैंड होगा, वो दोनों ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप करते हैं इसलिए उनका कंडक्शन पावर भी बहुत ज्यादा होता है।
तो अपन कहेंगे इनमें ना ये वाला जो है ये अपन बोलते हैं कंडक्शन बैंड और इसको अपन कहते हैं वैलेंस बैंड। तो जितने भी मेटल्स होते हैं ना उन मेटल्स में ये सब होता है, उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनके वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर सपोज यहाँ पर मतलब अपने लिखा जैसे सोडियम होता तो मैं 3s1 लिख लेता सोडियम के केस में। तो ये दोनों सिंस ओवरलैप कर रहे हैं ना एक दूसरे से, तो एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव फ्रॉम from valence shell to conduction shell. Band to conduction band. ना वैलेंस बैंड टू कंडक्शन। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर इजीली मूव कर सकता है वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो इसका मतलब अब जैसे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल पढ़ा था अपन को याद है, तो इलेक्ट्रॉन सीड मॉडल में क्या कहा था अपन ने, मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी सो देयर इलेक्ट्रॉन्स आर lying just above the surface of the metal, due to which the electrons are moving on the surface and they forms the electron sea of electron, that is called electron sea model. एंड द बॉन्डिंग क्या होता है उसमें, तो अपन को पता था भाई, अपने बॉन्डिंग भी तो बताया था उसमें, आपने कहा था ना देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाट वी आर। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें भी अपन ऐसे ही पढ़ लेते हैं भाई। अगर इंसुलेटर्स की बात करेंगे तो उसमें कंडक्शन बैंड अगर से बना देता हूँ मुझे, उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में गैप बहुत ज्यादा होता है, लार्ज गैप, तो ये कंडक्शन बैंड होता है, ये वैलेंस बैंड होता है। और इनमें जो गैप होता है ये वाला गैप, इस गैप को अपन कहते हैं फॉरबिडन गैप इज लार्ज। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां इजीली जा नहीं पाता है, नहीं जा पाता है, इसलिए ये इंसुलेटर्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक वगैरह होता है ना, प्लास्टिक रबर वो सब ये रहते हैं ना, प्लास्टिक है, वुड है, रबर है, उस टाइप के जो होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। अच्छा, अब इनमें एक पार्ट अपन को याद रखना पड़ेगा, दैट इज कंडक्टिविटी। इसका कंडक्टेंस कितना होता है, तो इसका कंडक्टेंस होता है 10⁴ to 10⁷ पर ओम पर मीटर। जितना बताया उतना ही याद करना है बस। इसका कंडक्टेंस होता है 10⁻⁻10 to 10⁻⁻20 पर ओम पर मीटर। और सेमीकंडक्टर्स में देख लेते हैं भाई, अपन कहेंगे ये 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर, ये अपन को याद। अब सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स में ये वाला जो गैप होता है कंडक्शन बैंड और इसमें जो ये गैप होता है ये बहुत छोटा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव तो नहीं कर पाते, लेकिन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं, बट अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और इजीली मूव कर पाएंगे। सो दिस इज वैलेंस बैंड। जैसे ग्रेफाइट में टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो कंडक्टेंस बढ़ता है, दिस इज कंडक्टेंस कंडक्शन बैंड, राइट ना। सो राइट दैट सेमीकंडक्टर्स जैसे ग्रेफाइट है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस टाइप के जो होंगे वो, राइट ना। सो देयर कंडक्शन पावर increases with increase in temperature, power increases। अपन ने ORM4 में ना, ORM केमिकल बॉन्डिंग जो पढ़ा था ना अपन ने, केमिकल बॉन्डिंग 5 में ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा हुआ है, increases with temperature, increase in temperature because more electron will go into the conduction। तो ये अपन को इतना याद रखना पड़ेगा।
तो ये आप याद रखोगे, और इसमें ये जो अपन ने मतलब एग्जाम्पल भी लिखे हैं, और वो अपन से एग्जाम्पल मतलब अपन से जो पूछते हैं ना वो ऐसे ही पूछते हैं, फॉरबिडन गैप क्या होगा, लाइक दैट अपन से पूछेंगे। ये आपका कंडक्शन बैंड है। अब जैसे इसमें थोड़ा सा अपन को पढ़ना पड़ेगा, और ये इनकी इंटरनल इनका प्रॉपर्टी जो होता है उनकी वजह से ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो अपन कहेंगे देखो भाई, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंटरनल प्रॉपर्टी होता है ये सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय, अगर अपन चाहें तो इनको इंक्रीज भी कर सकते हैं, इज इंक्रीज्ड बाय डोपिंग। थोड़ी देर पहले अपन ने डोपिंग देखा था, NaCl में SrCl2 की डोपिंग, या AlCl3 की भी डोपिंग की बात कर रहे थे अपन। तो द डोपिंग इज डन बाय एडिंग, ठीक है ना, एडिंग द इम्प्योरिटी अपन इसमें ना इम्प्योरिटी, जैसे SrCl2 या CdCl2 था, impurity which is either electron rich, which is either electron rich or electron deficient, or electron deficient। और जनरली जो एग्जांपल अपन लिखते हैं ना, इसमें एक एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन रिच, तो डोपिंग अपन करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की डोपिंग भी देख लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिच में जो डोपिंग करते हैं ना अपन, उनको कहते हैं अपन, जैसे 15th ग्रुप का एलिमेंट, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे, और अगर डोपिंग अपन करेंगे 13th ग्रुप से, तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे। चलो एक बार देखते हैं बना के कि मतलब क्या है, वो देखेंगे। तो अपन एप्लीकेशन की एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अब ना जो डोपिंग होता है वो किस ग्रुप से होता था, ग्रुप्स यूज्ड इन डोपिंग, यूज इन डोपिंग। अपन देख लेते हैं कैसे डोपिंग करते हैं। तो मेनली अपन क्या करते हैं ना, 12th ग्रुप, 13th, 14th, 15th और 16। वैसे तो मेनली अपन क्या करते थे, 13th और इसको डोपिंग करते हैं इनके साथ। सो ये तो अपन को पता है कि भाई कार्बन है, सिलिकॉन है, राइट ना, जर्मेनियम है, टिन और लेड, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम और थैलियम। इसमें अपन लिखते हैं भाई ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम, टोलोरियम और पोलोनियम। ये तो गलत लिखा है, तो 15 ग्रुप है ना, वो अपन ने 16 ग्रुप लिख दिया। अब इधर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, राइट ना, तो अपन लिखेंगे दैट इज आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। और ये भी अपन को वैसे तो याद ही है भाई, सल्फर है, सेलेनियम, टोलोरियम और पोलोनियम। तो अपन कहेंगे सर ये 12th वाला ग्रुप क्यों लिखा आपने, तो 12th वाले में ना गैलियम से पहले क्या होता है, जिंक होता है, कैडमियम और मर्क्यूरी भी आता है, लेकिन ये तो डी ब्लॉक जैसे होता है, डी ब्लॉक जैसे है। अपन देखते हैं ऐसे, देखा, डोपिंग देखते हैं, ये बड़ा इजी होता है। डोपिंग इनकी होती है मेनली, अगर इसके साथ डोपिंग होगा तो इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके 6 होते हैं, इसके 5 होते हैं, इसके 4 होते हैं, इसके 3 होते हैं।
तो अगर इन दोनों को डोपिंग करूंगा ना, अगर मैं इन दोनों की डोपिंग, तो इन दोनों की डोपिंग से वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब पॉजिटिव टाइप। और अगर मैं इन दोनों की डोपिंग करूंगा तो फिर 8 से एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो फिर ये नेगेटिव टाइप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब नेगेटिव टाइप, एन टाइप डोपिंग होता है। तो अगर इन दोनों को डोप करूंगा तो पी टाइप होता है, और अगर इन दोनों को डोपिंग करूंगा तो एन टाइप होता है सेमीकंडक्टर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, 3 + 4 7 होगा, हमको 8 चाहिए। लाइक दैट वी यूज्ड टू। ठीक है। अभी क्या, अब ये तो मेनली अपन से पूछे जाते हैं एग्जाम में, मतलब पूछेंगे ही पूछेंगे। उसके अलावा भी अपन से कुछ कुछ पार्ट पूछते हैं, जैसे 13 15 की अगर डोपिंग होगी तो वो ऐसे बनाते हैं INS, मतलब 13 और 15 की डोपिंग अगर होगा तो ये और ये बनाते हैं। AL और P की भी डोपिंग होती है, और गैलियम और आर्सेनिक की भी डोपिंग होती है, और सेमीकंडक्टर, ये भी सेमीकंडक्टर। मतलब अब डोपिंग इनकी भी होती है, इसका इसके साथ, गैलियम का आर्सेनिक के साथ, और इसका इसके साथ, ये भी डोपिंग होती है। इनको तो अपन किसी से भी डोप कर सकते हैं, मतलब इधर इसको इससे डोप कर दो तो भी पी टाइप है, इसको इससे डोप करो तो भी पी टाइप है, इसको इससे डोप करो तो भी पी टाइप है, इसको इससे डोप करो तो भी, इसको इससे डोप करो तो एन टाइप है, इसको इससे डोप करो तो एन टाइप है, इससे इसको डोप करो तो एन टाइप है, ये एन टाइप है। लाइक दैट अपन डोप। 12 और 16 का भी डोपिंग होता है। सो 12 और 16 का अगर अपन डोपिंग लिखेंगे ना, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंड दिस, इन दोनों का डोपिंग होता है। तो जैसे ZnS, दे हैव सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज। कैडमियम सल्फेट, दे हैव सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज। cadmium selenide, semiconductor properties. Mercury tellurides, they have semiconductor properties. Zinc, cadmium, mercury, इस सभी सल्फर और सेलेनियम के साथ डोपिंग करते हैं। आपको ये सेंटेंस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अगर अपन को क्वेश्चन, अच्छा एग्जाम्पल भी अपन वही लिख रहे हैं जो अपन से पूछे जा सकते हैं, पर ज्यादा एग्जाम्पल भी नहीं लिख रहे, इसलिए आप एग्जाम्पल को भी अच्छे से ध्यान रखना। अब अगर अपन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखें ना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो जैसे अपन को एग्जांपल होंगे, जैसे TiO है, और रेहिनियम ऑक्साइड है, या CrO, ये जो तीन ऑक्साइड्स है ना, बिहेव लाइक मेटल्स, मतलब इनमें मेटालिक प्रॉपर्टीज है। इसका तो कॉपर के जैसे, रेनियम ऑक्साइड जो है ना, वो कॉपर के जैसे बिहेव करने वाला है, मतलब विल से दैट ReO3 जो है, राइट, बिहेव एज कॉपर मेटल। कॉपर मेटल मतलब बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी होती है, सिल्वर के बाद कॉपर की होती है इन इट्स कंडक्टिविटी, मतलब इतना ज्यादा कंडक्टिविटी है उसका। और ऑक्साइड्स ऑफ, थोड़ा ध्यान रख, अपन याद भी रख सकते हैं, वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम के सारे ऑक्साइड जो बनते हैं VO3 एंड TiO2 एंड TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड। तो TiO2 जो है ना,
shows metallic and insulating property depending on the temperature. Shows metallic or semiconductor properties. इवन मतलब अपन इंसुलेटिंग भी बोल देंगे कि इनमें तो इंसुलेटिंग भी हो सकता है, बस टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर पर दे आर इंसुलेटिंग. मेटालिक एंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज. अब इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज भी है और मेटालिक भी है, तो बड़ा अजीब हो गया ना. तब तो मेटालिक मतलब कंडक्टिविटी है और इंसुलेटिंग मतलब कंडक्टिविटी है ही नहीं, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर. डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ये होता है. तो ठीक है, मतलब देख मैंने आपसे कहा ये वाला पार्ट ये अपन को काफी इंपॉर्टेंट हो गया. इसके अलावा एग्जाम्पल भी नहीं पूछेंगे मुझसे, एक बात ध्यान रखना. मतलब जितना मैंने आपको लिखा ना, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल दूसरा पूछ भी नहीं सकते अपन से. बढ़िया बात ये है कि और क्वेश्चन जरूर आए मेटालिक प्रॉपर्टी और ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से. मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी लिख देता हूं. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपन को पता है क्या होता है, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल की जरूरत है, क्योंकि जो अपन एग्जाम्पल लिखेंगे बस उसी से ही पूछेंगे, चाहे मेंस हो या एडवांस हो. एग्जाम्पल दूसरे से नहीं पूछेंगे. अब बोर मैग्नेटॉन अपन को पता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब बोर मैग्नेटॉन कैसे लिखते हैं. तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है उसका 27 into 10 to the power of -24 AM square. दैट इज मैग्नेटिक मतलब जो कैलकुलेशन होता है वो किलोमीटर स्क्वायर ना. तो अब मैग्नेटिज्म में अपन क्या करेंगे भाई, हमें तो पैरामैग्नेटिज्म पता है क्या होता है, वो भी पता है कि भाई किसी को भी मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म. तो इनको डायमैग्नेटिज्म पता है और क्या, डायमैग्नेटिज्म पता है, डायमैग्नेटिज्म पता है. वो क्या, मैग्नेटिक फील्ड में भी रखोगे तब भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा और वैसे तो डिफ्लेक्शन होता है. अब थर्ड अपन कहेंगे फेरोमैग्नेटिज्म. दैट इज परमानेंट. सो शोज, अब इसमें तो लिखना पड़ेगा थोड़ा, शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज even in absence of magnetic field. Even in absence of magnetic field. So these are permanent magnet. These are permanent magnet. Magnet. ठीक है. फोर्थ देख लेते हैं. अब फोर्थ में अपन कहेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. फेरोमैग्नेटिज्म है तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है. मैग्नेटिज्म तो अपन कहेंगे देखो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, the electrons are arranged in solid so that their magnetic moment get cancelled. Moment get cancelled. Cancelled मतलब ऐसे ऐसे, तो जितने इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में उतने इलेक्ट्रॉन दूसरे डायरेक्शन में भी होंगे. सो दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट गेट कैंसिल्ड. इलेक्ट्रॉन अपने आप ही ऐसे अलाइन हो जाएंगे कि उसमें मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाएगा. अब एक होता है फेरी मैग्नेटिज्म.
फेरीमैग्नेटिज्म। Electrons are arranged in solids such that their magnetic moment do not get cancelled, such that their magnetic moment do not cancel। मतलब अब ऐसे बना देंगे कि भाई दो इलेक्ट्रॉन ऐसे, अब कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं, तो उस केस में अपन उनको एंटी दैट इज फेरीमैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब इसमें जो पार्ट आएगा ना भाई, पैरामैग्नेटिज्म का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो डिफ्लेक्ट होगा, बट लूज मैग्नेटिज्म in absence of magnetic field of magnet। ये अपन को पता है। So they show magnetism due to presence of unpaired electron। वैसे अपन को पहले से पता है सर, आप नहीं भी बताते तब भी बताइए, सेंटेंस नहीं भी लिखते तब भी हमको पता है। और डायमैग्नेटिज्म we already know that they are weakly or negligible magnetized by magnetic field। या तो नेग्लिजिबल डिफ्लेक्शन होता है या डिफ्लेक्शन होता ही नहीं, ये पार्ट अपन को पहले से पता है। अब जो पार्ट अपन को चाहिए ना, इसमें तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं पैरामैग्नेटिज्म में और डायमैग्नेटिज्म में, क्योंकि एग्जाम्पल अपन को ज्यादा जरूरी है, तो एग्जाम्पल अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सबको पता है कि देखो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो अपन कहते हैं पैरामैग्नेटिक, चाहे वो मॉलिक्यूल हो या फिर वो आयन। डायमैग्नेटिज्म में अपन लिखते हैं एग्जाम्पल, तो अपन कहेंगे देखो भाई डायमैग्नेटिज्म में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, there is no unpaired electron in these solids, है ना, there is no unpaired electron, so they are diamagnetic। ठीक है। फेरीमैग्नेटिज्म में अपन कहेंगे वो तो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, इसके एग्जांपल अपन ने कई बार पढ़े। COFeNi निकल, आयरन और कोबाल्ट, ये सबको पता होता है। अब इसमें दो और ऐड कर देते हैं अपन जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपको याद रखने होंगे। एक तो होता है गैडोलोनियम और दूसरा होता है CrO2। CrO2 में मेटेलिक प्रॉपर्टीज होते हैं कॉपर जैसे, अभी पढ़ा आपने, है ना, और ये परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में अपन लिख सकते हैं, इसमें एक ही एग्जांपल लिख लेते हैं। और फेरीमैग्नेटिज्म ये तो काफी सारे एग्जांपल अपने पास हो सकते हैं। Fe3O4 फेरीमैग्नेटिज्म, MgFe2O4, मतलब ये तो पढ़ा हुआ है ना अपन ने, परवस का एक स्ट्रक्चर और राइट ना, स्पाइनल स्ट्रक्चर ZnFe2O4, ये स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है लाइक दैट। एग्जाम्पल आपको सभी के याद होने चाहिए, सारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए, क्योंकि इनके अलावा अपन से कोई एग्जाम्पल भी नहीं पूछने वाला। एग्जाम्पल भी अगर एग्जाम में पूछेंगे तो अपन से यही एग्जाम्पल पूछेंगे जो मैंने लिखे हुआ है, इसलिए आपको एग्जाम्पल के भी नहीं पढ़ना, आपको यही पढ़ने का बस। ठीक है, राइट। यस, तो
लेट अस चेक। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, ये चैप्टर इज ओवर, ये आपका चैप्टर ओवर हो गया। ठीक है, ये आपका चैप्टर ओवर। अब आगे अपन पढ़ सकते हैं। आप बताओ कुछ आगे, मतलब क्या करना है आगे। अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। शुरू करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बताओ भाई, शुरू कर लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। यस, चलो शुरू करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कर लेते हैं। अभी अपन के डाउट्स बचे हैं, लेकिन होमवर्क, अब आप होमवर्क इसके मतलब एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर लो, पार्ट 1 पूरा, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पूरा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, राइट। चलो भाई नेक्स्ट वो करते हैं, शुरू करें। अब अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है ना, ये फिजिकल का नेक्स्ट चैप्टर है। ओआरएम जो है आपका 1 उनके साथ चल रहा है, अपन ओआरएम उन्हीं के साथ कर लेंगे, बाकी फिजिकल अपन सेपरेट कर लेंगे। ओआरएम भी मतलब मैं सेपरेट कर दूंगा दोनों बैचेस वापस, क्योंकि मतलब वो अलग ही पढ़ेंगे, आप अलग पढ़ोगे, डाउट्स भी अपने अलग होंगे। बस थोड़ा सा सिलेबस मुझे लग रहा था कि थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा मर्ज करके वो करवा दिया। संडे को फिर अपना, शायद संडे को है या कल भी है शायद, आई डोंट नो, बट होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, एक पार्ट में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, और एक पार्ट में पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ये पढ़ेंगे, 3 चीजें। तो पहले अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं, जैसे कार का सेल होता है उस टाइप से, कार बैटरी होता है उस टाइप को अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट्स जस्ट अ कार बैटरी। So if we talk about electrochemical cell, electrochemical cell. So in this cell, जो electrochemical cell होता है, the chemical energy is converted into electrical energy. कार में जो बैटरी होता है उसमें कोई प्लग थोड़ी लगाते हैं करंट का, उसमें तो केमिकल जो होते हैं उन्हीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड into electrical energy. So a reaction take place on their own. जो रिएक्शन होते हैं वो अपने आप होते हैं। ठीक है, रिएक्शन टेक प्लेस ऑन देयर, thus they are spontaneous, spontaneous, है ना। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो अपन को पता है क्या होता है। सो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा।
like that we can write at room temperature. ठीक है, अब इसमें ना ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में मतलब ऐसे हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्योंकि अपने आप होंगे वो रिएक्शन। हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने में कुछ टर्म्स भी यूज करने होते हैं, तो अपन पहले उन टर्म्स को भी देख लेते हैं। एक टर्म जैसे अपन लिखते हैं, the term used is inert electrodes. जो कैथोड और एनोड अपन बनाएंगे ना, तो वो इलेक्ट्रोड को केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करना चाहिए। सो द electrode which do not take part in chemical reaction do not take part in chemical reactions, उनको अपन इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो एग्जांपल लिखते हैं, जैसे ग्रेफाइट, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। दीज द इलेक्ट्रोड्स जो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट, कौन से यूज होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो अपन कहेंगे दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट इन एक्वस एंड मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन स्टेट या तो एक्वस मीडियम हो या फिर मेल्टेड फॉर्म, मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन स्टेट। और इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं, लाइक दैट। Third, we can read that oxidation potential. Oxidation potential का मतलब है tendency of metal molecule or ion to lose electrons is called oxidation potential. ऐसे ही रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है। रिडक्शन पोटेंशियल टेंडेंसी ऑफ मेटल मॉलिक्यूल आयन जो भी अपन को गिवन है, टेंडेंसी ऑफ metal ion molecule to gain it. It's called reduction potential. RP से डिनोट कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को OP से ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स, हाफ सेल क्या होता है? तो any vessel in which an element is present in element or molecule is present in different oxidation states. Oxidation state. That is different oxidation states. That is how. So each electrochemical cell
cell is made of two half cells. Each electrochemical cell is made up of two half cells. एक मिनट, तो जितना भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा इट विल बी मेड अप ऑफ टू हाफ सेल. ठीक है. तो अब होता क्या ना, जैसे वी नो दैट भाई हमारे पास जैसे मान लो कोई एक वेसल लेते हैं और अपने का इसमें जैसे एक आयरन रॉड डाल देते हैं. ये आयरन रॉड है और ये वाटर है. तो वी नो दैट मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये आयरन जो होगा ना वो आयरन में कन्वर्ट होगा. अगर हम सपोज करते हैं कि आयरन रॉड को वाटर में 24 आवर्स के लिए लीव कर देना, तो आफ्टर 24 आवर्स आप आराम से Fe2+ आयंस का टेस्ट लगा सकते हो उसमें. मतलब Fe2+ आयंस का आराम से आप टेस्ट लगा सकते हो. ठीक है, ठीक है. तो अपन कहेंगे ठीक है सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल्स हैव, एंड वी नो दैट different metals have different tendency to lose or gain electrons. Tendency to lose and gain electrons. बस इसी कंसेप्ट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं. अगर मान लो अपने पास ऐसे केबल है और इसमें कॉपर है, ये कॉपर रॉड है, और यहाँ कॉपर आयन सॉल्यूशन CuSO4 सॉल्यूशन. तो अभी पता क्या होगा, अगर कॉपर आयन सॉल्यूशन है ना तो ये कॉपर इजीली डिसॉल्व नहीं होगा, बिकॉज कॉपर हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन करने की नहीं होती. कॉपर इज अ इनर्ट मेटल. कॉपर जनरली इनर्ट मेटल्स में आता है, आयरन इनर्ट मेटल्स में नहीं आता. ये सिल्वर आयन को अपन सिल्वर रॉड डालते हैं तो भी वो इनर्ट मेटल्स में आता है. इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है. मतलब अगर ये लूज करेगा तो सर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी तो जनरेट होंगे. तो इलेक्ट्रॉन ना इस इलेक्ट्रोड के आसपास ही रहते हैं, इस इलेक्ट्रोड पे. तो अब अगर चाहे अपन तो ये इलेक्ट्रॉन को कहीं फ्लो भी करवा सकते हैं, और करवा सकते हैं तो पूरा सेल बना देंगे. बस उसके लिमिटेशंस होते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस होती है, वही अपन को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़नी है. तो बस चलो बना के देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और पढ़ते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. अब आज अपन यही रुक जाते हैं, तो इसलिए ना कि अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खत्म तो कर नहीं पाएंगे. मेरा 9:30 पे एक पीटीएम है, तो मुझे मतलब 9:25 तक तो वैसे भी छोड़ना पड़ेगा. तो अब नेक्स्ट टाइम फिर अपन कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, इसको मैं भेज दूंगा. इसके आगे लेकिन अपन नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे तो अपना जल्दी से ये हो जाएगा. चलो.